Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to everyone. Today in this lecture, I am going to cover your class 10th Civics chapter number 2 and the name of this chapter is Federalism. पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें आपको सारे टॉपिक्स में कवर कराऊंगा जो भी आपके जो जेके बोस या एनसीईआरटी बुक में है वो सारे टॉपिक्स कवर होंगे और मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा क्योंकि जो एनसीईआरटी अगर आप समझोगे जो भी जेके बोस बुक्स होती है वो एक्चुअल में होते हैं सिलेबस क्योंकि इनमें डिटेलिंग नहीं होती किसी भी कंसेप्ट की। तो एक तो आपका अकॉर्डिंग टू बुक कंप्लीट होगा जो भी आपकी बुक में मेंशन है और दूसरा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आपके इसमें कौन-कौन से टॉपिक्स हैं पहले हम वो देखेंगे। पहला आपका ये है कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ना है, ये तो एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक ये है कि फेडरलिज्म हम कैसे बनाते हैं। 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है कमिंग टुगेदर एंड सेकंड वन होता है होल्डिंग टुगेदर। इन दोनों के थ्रू आप फेडरलिज्म बना सकते हो। एंड थर्ड टॉपिक इज फ्यूचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फिर आपको फ्यूचर्स देखने हैं। अगर कोई फेडरलिज्म है, किसी कंट्री में फेडरलिज्म है तो कौन-कौन से फ्यूचर्स होने चाहिए। तो फोर्थ टॉपिक क्या है, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। अगर आप कहते हो कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, वहां पावर शेयरिंग है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, तो फिर आप कैसे कह सकते हो, कौन कौन से फीचर्स है ताकि हम ये कहें कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो है फेडरल। ठीक है। और फिर फिफ्थ टॉपिक क्या है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। अगर आप बोल रहे हो बुक उसमें कि हाँ इंडिया में फेडरलिज्म है बट आप वो कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आपको देखना है फिर प्रैक्टिकली। फिर लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, वो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। आप लोकल गवर्नमेंट्स को पावर दे रहे हो, जैसे ग्राम पंचायत होती है, म्यूनसिपलिटीज होती है। ठीक है। फिर आपको ये पढ़ना है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सिंपली हम फेडरलिज्म किसको बोलते हैं। फेडरलिज्म सिंपली मीन्स वो सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जहां हम पावर को डिवाइड करते हैं बिटवीन टू और मोर देन टू गवर्नमेंट्स। लाइक एक तो सेंटर होगा, एक से ज्यादा होना चाहिए, या तो दो के बिटवीन पावर शेयर होना चाहिए या तो तीन। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में टू पावर शेयरिंग होता है, एक तो होता है सेंटर, दूसरा होता है स्टेट। बट जो हमारा इंडिया है वहां पर हम तीन लेवल्स में पावर को शेयर करते हैं, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। क्योंकि यहाँ पर हम पंचायत भी है, म्यूनसिपलिटीज है, तो मीनस हमारे इंडिया में पावर शेयरिंग हो रहा है कितने लेवल्स में, थ्री लेवल्स में। एक तो होता है सेंटर फर्स्ट लेवल, सेकंड स्टेट लेवल एंड थर्ड क्या है हमारा लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो सिंपली मीन्स फेडरलिज्म क्या है, जहां पर वो सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, वो सिस्टम कंट्री का जहां पावर शेयरिंग होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। खाली सेंटर के पास पावर नहीं होना चाहिए, स्टेट्स के भी पास अपने पावर्स होने चाहिए। तो मिनिमम दो तो शेयर होनी चाहिए, मिनिमम दो से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे हमारे कंट्री में तीन लेवल ऑफ शेयरिंग है। सो दैट इज सिंपली फेडरलिज्म। बट ना तो अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू बुक्स, अकॉर्डिंग जो लिखा है, तो हम कहते हैं कि इंडिया फेडरल है। हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू बुक, जब हम देखेंगे आउटसाइड से, रियलिटी में नहीं, अगर हम देखेंगे आउटसाइड जो बुक्स में लिखा है, हम कहते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। क्योंकि जो भी फेडरेशन में होने चाहिए, जो जो भी फीचर्स होने चाहिए, वो तो हमारे कंट्री में है। ओके, दैट्स फाइन। नाउ हम कहते हैं ना तो हम, अगर हम बट रियलिटी में देखेंगे, इन प्रैक्टिकल अगर हम देखेंगे ना, तो ना तो हम फेडरल है, ना तो हम यूनिटरी है। जो मैंने आपको बोला फेडरलिज्म यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है, जहां पर खाली सेंटर के पास पावर्स होंगे, स्टेट किसके अंडर होगा, डायरेक्टली सेंटर के अंडर होगा, मीन स्टेट इसके पास पावर नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी सिस्टम। अब फेडरेशन क्या है, जहां पर सेंटर और स्टेट्स के पास पावर होने चाहिए। एक तो सेंटर के पास भी पावर्स होने चाहिए और स्टेट के पास भी पावर्स होने चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू नॉलेज, अकॉर्डिंग टू बुक्स, हम कहते हैं कि इंडिया एक फेडरेशन है, क्योंकि सेंटर के पास भी पावर्स है, स्टेट के पास भी पावर्स है, मीन्स दो शेयरिंग तो है, अब लोकल भी है, मीन्स हाँ फेडरेशन है। बट इन रियलिटी ना तो हम यूनिटरी सिस्टम फॉलो करते हैं, ना तो हम फेडरेशन फॉलो करते हैं। हम क्या है, वी आर क्वाजाई फेडरल, वी आर क्वाजाई फेडरल। ये आपको बुक में तो नहीं मिलने को देखेगा। हम क्या है, क्वाजाई फेडरल। क्यों, ये भी हम पढ़ेंगे। इन सिंपल अगर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। जब नॉर्मल कंडीशंस होती है, जब किसी भी स्टेट में नॉर्मल कंडीशंस होती है, सपोज आप जेएंडके की एग्जांपल लो या तमिलनाडु की आप एग्जांपल लो, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है मतलब नॉर्मल डेज में, तो तब हम जो इंडिया होती है वो एक फेडरल कंट्री बिहेव करती है। जब नॉर्मल कंडीशन होती है किसी स्टेट में, आपकी कंट्री में जब नॉर्मल सिचुएशंस होती है, तो उस टाइम इंडिया बिहेव करता है एज फेडरल कंट्री।
उस टाइम स्टेट्स को अपने पावर्स होते हैं। स्टेट्स रन देयर सब्जेक्ट्स नॉर्मली। जब नॉर्मल कंडीशन मीन्स कोई वार नहीं होता है, कोई गवर्नमेंट फेलियर नहीं होता है, तब इंडिया बिहेव करता है एज फेडरल कंट्री। बट जब कोई स्पेशल सिचुएशंस होती है, लाइक इमरजेंसीज वगैरह कुछ होता है, या क्रिटिकल सिचुएशन होती है किसी स्टेट में, सपोज JNK में जब हालत खराब होती थी, तो फिर यहाँ क्या आया था, प्रेसिडेंट रूल आया, गवर्नर रूल आया, ठीक है। तो उस टाइम स्टेट के पास पावर्स नहीं होते हैं, उस टाइम सेंटर डायरेक्टली कंट्रोल करता है एक स्टेट को। इसलिए हम कहते हैं, क्योंकि हमने ज्यादा पावर्स किसको दिए हैं, हमने ज्यादा पावर्स दिए हैं सेंटर को। एक तो सेंटर स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स, उनमें तो अलग अलग काम करते हैं। जो कनकरेंट लिस्ट है, जहां पर स्टेट्स भी लॉज बना सकता है, स्टेट्स भी, जहां सेंटर्स भी लॉज बनाएगा, स्टेट्स भी, कौन सी लिस्ट में, कनकरेंट लिस्ट में। लेकिन वहां पर अगर जो सेंटर बोलेगा वहां पर डोमिनेट वही करेगा, मीन सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल, नो मैटर वहां दोनों को पावर्स है, लेकिन किसका माना जाएगा, अगर कोई डिस्प्यूट है तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा, मीन सेंटर का लॉ ही माना जाएगा। एक तो यहाँ से हमने सेंटर को ज्यादा पावर दिए हैं। दूसरा, जब भी किसी स्टेट में कोई स्पेशल सिचुएशन होगी, लाइक इमरजेंसी होगा कुछ वगैरह, तो वहां पर उस टाइम स्टेट्स को पावर छीन लिए जाते हैं और डायरेक्ट गवर्नर रूल अप्लाई होता है, स्टेट डायरेक्टली उस स्टेट को चलाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि इंडिया क्या है, इंडिया इज ए फेडरल इन फॉर्म। इंडिया इज फेडरल इन फॉर्म मीन्स आउटसाइड लोग बाहर जब हम देखते हैं कि हाँ इंडिया एक फेडरल है, बट यूनिटेरी एंड सुपरेट। जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे, इन रियलिटी देखेंगे, इंडिया फिर क्या है, वो यूनिटेरी सिस्टम को फॉलो करता है। जैसे नॉर्मल डेज में हम क्या है, फेडरल इंडिया, उस टाइम फेडरल बिहेव करता है, लेकिन जब कोई इमरजेंसी होगी उस टाइम इंडिया क्या है, यूनिटेरी। इसलिए हम बोलते हैं ना तो इंडिया कंप्लीटली यूनिटेरी सिस्टम फॉलो करता है, ना तो कंप्लीटली हम फेडरेशन है, हम क्या है, क्वाज़ी फेडरल। तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए। अब दैट्स फर्स्ट टॉपिक तो आपको यहाँ से समझ आया, व्हाट इज फेडरलिज्म। यहाँ से आपको समझ आएगा जहां पर पावर शेयरिंग होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। मीन्स कुछ लॉज ऐसे होंगे जहां पर खाली सेंटर उनको बना सकता है, उस पर कानून बना सकता है। कुछ सब्जेक्ट्स पे लाइक जो डिफेंस होता है, फॉरेन पॉलिसी होती है, वहां पर खाली सेंटर का हक है, यूनियन गवर्नमेंट का हक है जो आपकी कंट्री के लॉज बनाएगा। अब कुछ वैसे सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक एग्रीकल्चर होता है, टूरिज्म होता है, वहां पर खाली स्टेट लॉज बनाएगा, ठीक है। ये पावर डिवीजन है, फिक्स है कि स्टेट को कहाँ कहाँ पावर्स मिले हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ पावर्स मिले हैं। तो बोथ आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन एरियाज। दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है अपनी जगह। मतलब जो स्टेट सब्जेक्ट के जो भी स्टेट सब्जेक्ट में आते हैं, लाइक जो एग्रीकल्चर है, तो वहां पर खाली एग्रीकल्चर लॉज बनाएगा, वहां पर सेंटर नहीं बनाएगा। अब सपोज डिफेंस है, डिफेंस के रिगार्डिंग कुछ करना है, तो वहां पर सेंटर लॉज बनाएगा, ना कि स्टेट बनाएगा। अब सपोज कनकरेंट लिस्ट दूसरा है, कनकरेंट लिस्ट जहां पर दोनों सेंटर और स्टेट भी बना सकता है, लाइक एजुकेशन है। एजुकेशन वो सब्जेक्ट है जहां पर दोनों लॉज बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी। बट अगर स्टेट कुछ बोलता है, मतलब स्टेट की ओपिनियन कुछ अलग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन कुछ अलग होती है, मीन्स दोनों में डिस्प्यूट आ गया। लेकिन अब जो किसका माना जाएगा, वहां पर सेंटर की चलती है, जो भी सेंटर बोलता है वहां पर वही चलता है। इसलिए हम बोलते हैं हमारे कंट्री में हम क्या है, ज्यादा यूनिटरी फॉलो करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं हम क्वाज़ी फेडरल है। हम पूरी तरह से, हम कंप्लीटली फेडरल नहीं है। दैट इज व्हाई वी से एज इट इज सेड बाय केसी वेयर। केसी वेयर एक स्कॉलर है, उसने बोला कि इंडिया क्या है, फॉलो करता है क्वाज़ी फेडरल। अब अगर हम बोलेंगे कि हमने, जैसे मैंने आपको बोला कि फेडरेशन 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 क्या है, अब इसके फ्यूचर्स क्या होने चाहिए एक कंट्री में। अगर कोई कंट्री बोलते है, सपोज इंडिया बोलता है कि वी आर ए फेडरेशन, हम फेडरलिज्म को प्रमोट करते हैं, तो फिर कौन कौन से फ्यूचर्स होने चाहिए इंडिया में। एक तो होना चाहिए, टू गवर्नमेंट्स मिनिमम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, टू गवर्नमेंट्स मीन्स एक तो सेंटर का गवर्नमेंट होना चाहिए और स्टेट्स को अपना गवर्नमेंट होना चाहिए, और पावर डिवीजन होना चाहिए, पावर डिवीजन। दूसरा क्या होना चाहिए, पावर डिवीजन मीन्स PD, पावर डिवीजन होना चाहिए। यहाँ से आपको समझ आए, डिवीजन ऑफ पावर्स मीन्स सेंटर को अपने अपने सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, वहां पर सेंटर लॉ बनाएगा, स्टेट को अपने अपने सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, वहां पर खाली स्टेट आपके लॉज बनाएगा। और क्या होना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अगर आप बोलती हो कुछ सब्जेक्ट है वहां पर सेंटर बनाएगा, या कुछ सब्जेक्ट है वहां खाली स्टेट बनाएगा, बट ये तो बोलने से तो नहीं चलेगा, ये तो कहीं भी एग्जिस्ट होना चाहिए। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा कि हाँ स्टेट के यहाँ यहाँ पावर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ यहाँ पावर्स है, तो फेडरेशन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। तो तीसरा फ्यूचर क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए टू गवर्नमेंट्स मिनिमम होने चाहिए, पावर डिवीजन होना चाहिए, पावर को डिवाइड होना होना चाहिए यहाँ पर, और क्या होना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या होना चाहिए, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज मींस SC, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मींस ज्यादा पावर्स किसके, जहाँ पर सुप्रीम कौन होगा, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जो फिर कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल आपका फाइनल से होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही चलेगा। सपोज सेंटर और स्टेट में जब भी कोई डिस्प्यूट होगा, मींस
कोई लड़ाई होगी किसी लॉ के रिगार्डिंग, तो फिर वहां पर आपका जो सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है उस डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। दैट इज वाई वी से फेडरेशन में क्या होना चाहिए, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जहां पर फाइनल अथॉरिटी कौन होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की, जो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन फेडरेशन। एक तो ये, दूसरा होना चाहिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी? मीन जब जब हम पढ़ते हैं थ्री ऑर्गन्स ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो यहाँ पर आपका जुडिशरी है ना, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो बाकी दो ऑर्गन है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, वो इसमें इंटरफेयर नहीं करने चाहिए। और कौन सा होना चाहिए उस सिटिंग कंट्री में, क्या होना चाहिए, बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म दैट सिंपली मीन्स उस कंट्री में टू हाउसेज होने चाहिए, एक तो लोकसभा होना चाहिए, दूसरा राज्यसभा होना चाहिए। वाई वी से लोकसभा राज्यसभा होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा डायरेक्टली, दिस इज कॉल्ड हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस, मीन इसके जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इनको हम डायरेक्टली चूज करते हैं। जो कॉमन लोग होते हैं वो इलेक्शन के थ्रू इनको चूज करते हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज इलेक्शन होती है आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, जहां हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, जो हर एक स्टेट में होता है इलेक्शन, और वो मेंबर्स उस स्टेट के जाते हैं आपके लोकसभा में बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकसभा। तो राज्यसभा होना क्यों जरूरी है फेडरेशन में? क्योंकि यहाँ पर आप स्टेट्स, फेडरेशन में क्या है, आप स्टेट्स को पावर्स दे रहे हो। तो जब स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन होगी ही नहीं, जो इसके मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनको लोगों ने चुना है। अब जो राज्यसभा होता है दूसरा हाउस, जिसको हम बोलते हैं अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हम इसको क्यों बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स? क्योंकि इसके जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इनको लोग चुनते नहीं है डायरेक्टली, जैसे लोकसभा के मेंबर्स को लोग खुद चुनते हैं, एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद चुनते हैं, लेकिन इनके एमपीज को कौन चुनता है? जो भी आपके स्टेट के एमएलए होते हैं, स्टेट के एमएलए जो होते हैं वो अपनी मर्जी से चुनते हैं कुछ लोगों को, जो आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, और वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहाँ जाते हैं, आपके राज्यसभा में। और ये सपोज हमारे कितनी सीटें है टोटल राज्यसभा में जेएंडके के लिए, वो 4 है, तो वो 4 आपको जेएंडके को रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि किसी लोग को। वो डायरेक्टली जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करते। इसलिए राज्यसभा होना जरूरी है आपके फेडरेशन में। तो ये फीचर्स है क्या फेडरेशन के। अब इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इंडिया, यहाँ पर अब यूनिटरी फीचर्स भी है। तो हमारे यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से, एक तो हमारा फेडरेशन भी है, दूसरा हमारा यूनिटरी भी सिस्टम है। कि हमारे यूनिटरी फीचर्स क्या क्या है, अब यहाँ देखिए। एक तो हमारा ये है स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सेंटर वो तो हमारा है ही स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब डिस्प्यूट होगा वहां पर सेंटर का लॉ चलेगा, और जब किसी स्टेट में इमरजेंसी होगी तो वहां पर स्टेट्स को पावर छीन लिए जाते हैं, तो वहां सेंटर डायरेक्टली उस स्टेट को चलाता है अंडर गवर्नर रूल, क्योंकि गवर्नर को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो दैट मीन जो गवर्नर होता है वो सेंटर को रिप्रेजेंट करता है आपके स्टेट में, ठीक है। तो एक तो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग सेंटर। अगर यूनिटरी सिस्टम आपकी कंट्री में है तो वहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा। एससी में स्ट्रॉन्ग सेंटर, एससी में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं कि सपोज जेएंडके, पहले क्या था, जेएंडके लिए, जेएंडके को पहले पहले क्या हुआ करता था, स्पेशल स्टेटस था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। बट अब ये तो नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, हमें इंडिया को लग रहा था कि हम जेएंडके हमसे अलग लग रहा है, तो इसलिए 370 को हटाया गया। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर किसी स्टेट के लिए सेम है। अब ये नहीं कि जेएंडके को अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, महाराष्ट्र को अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लद्दाख को अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तमिलनाडु को अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, नहीं। जो भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब स्टेट्स के लिए सेम है। तो ये यूनिटरी फ्यूचर है। दूसरा क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। यहाँ पर भी ऐसी है सिंगल सिटीजनशिप। ये नहीं कि पहले क्या था, जेएंडके को अपनी अलग सिटीजनशिप होती थी, जिसको हम बोलते थे परमानेंट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। परमानेंट सब्जेक्ट जो हमारी हुआ करती थी, शायद आपने नहीं बनाई होगी। अब आजकल क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो पहले हम किसके सिटीजन थे, पहले हम स्टेट के जेएंडके के सिटीजन थे, उसके बाद हम इंडियन सिटीजन थे। लेकिन अब हम डायरेक्टली क्या है, हम इंडियन सिटीजनशिप है जो भी। अब ये नहीं कि महाराष्ट्र पहले महाराष्ट्र का है उसके बाद इंडिया का है, चाहे कोई तमिलनाडु से है वो पहले तमिलनाडु की सिटीजनशिप है, नहीं। हम इंडियन सिटीजनशिप बिलोंग करते हैं, इसलिए हर किसी स्टेट में आजकल क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो हर कोई इंडिया का सिटीजन है। दैट इज कॉल्ड सिंगल सिटीजनशिप। और यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ चेंज करना है, अमेंड करना है, तो वो सेंटर इजीली कर सकता है यूनिटरी फ्यूचर में। यहाँ पर क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर RC है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अगर फेडरेशन में आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करनी है, तो वहां पर खाली सेंटर की नहीं चलेगी, वहां पर आपको स्पेशल मेजॉरिटी, मतलब मीन्स वहां पर आपको स्टेट असेंबलीज जो भी होते हैं वहां पर उनको अपना पूछना पड़ेगा कि हम कुछ चेंज करने जा रहे हैं। लेकिन आप अगर आपकी यूनिटरी है तो सेंट्रल डायरेक्टली कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेगा इजीली, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल आराम के साथ आप कर सकते हो। तो बट हमारा ना तो फेडरेशन कंप्लीट है, ना तो हम क्या है,
यूनिटरी कंप्लीट है, हम क्या है क्वाज़ी फेडरल, हमें मिक्स फ्यूचर है दोनों में। इंडिया में क्या क्या है, टू गवर्नमेंट्स है बिल्कुल है, पावर डिवीजन है बिल्कुल है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है बिल्कुल है, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है बिल्कुल है, बाइकैमरलिज्म है बिल्कुल है, लोकसभा भी है राज्यसभा भी है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है बिल्कुल है, सिंगल सेंटर है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, हाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तो सेंटर है ही, और क्या है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है बिल्कुल। पहले तो JNK को अलग था लेकिन अब वो नहीं है। मीन्स सब कुछ ये फ्यूचर्स क्या है हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो मीन्स मिक्सअप दोनों के फ्यूचर्स है, तो दैट इज वाई वी आर क्वासी फेडरल। नाउ यूनिटरी वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट्स आपको समझ आया होगा, जो मैंने आपको यही से एग्जांपल किया, मीन्स आपका ये टॉपिक डन है। अब आपको बस यहाँ पर एग्जांपल्स रखनी है कि यूनिटरी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ है। एक तो यूके है, मीन्स ब्रिटेन है, फ्रांस है, श्रीलंका है, वहां पर क्या है यूनिटरी गवर्नमेंट, वहां जो आपका सेंटर है वो ज्यादा पावरफुल है, मीन्स स्टेट के पास पावर्स नहीं होते हैं इन कंट्रीज में। अब जो फेडरल गवर्नमेंट है, जिस कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट होगा वहां तो पावर डिवाइड होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, स्टेट्स को अपने इंडिपेंडेंट पावर्स हो गए। और ये कहाँ कहाँ किन किन कंट्रीज में है, एक तो आपका इंडिया है, सेकंड आपका USA है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और कनाडा है। मीन्स इन कंट्रीज में आपका फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है। और जो यूनिटरी गवर्नमेंट होता है वहां पर डिविजन क्विक होते हैं, फास्ट होते हैं, क्योंकि आपको स्टेट से पूछना ही नहीं है कुछ, अगर आपको कुछ भी करना है कंट्री में तो आपको सेंटर के पास सारी अथॉरिटी है, वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए हम बोलते हैं कि क्विक डिविजन होते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट्स में। लेकिन अब जो फेडरल गवर्नमेंट है वहां पर स्लो होता है, क्यों? क्योंकि अगर आपको सपोज कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है फेडरल गवर्नमेंट में, तो आपको स्टेट्स की राय लेनी पड़ेगी, तो मीन्स यहाँ पर स्लो टाइम ज्यादा लगता है किसी भी एग्रीमेंट, किसी भी अमेंडमेंट, किसी भी चेंज लाने में। तो यूनिटरी यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या है कि एक ही टीचर सारे स्टूडेंट्स को कंट्रोल करता है, दैट्स कॉल्ड यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या है, टीचर तो है ही, फेडरल में भी सेंटर तो होता है, सेंटर मत खत्म होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब कुछ जो सेंटर है वो बोलता है स्टेट्स को भी चलो ठीक है आप भी नाराज मत हो जाए, हम आपको भी कुछ पावर्स दे रहे हैं, तो वो बोलता है स्टूडेंट्स को ठीक है अब मैं आपको कंट्रोल नहीं करूंगा, मैं कुछ क्लास मॉनिटर्स को भी कुछ काम दूंगा, उनके भी कुछ पावर्स होंगे, दैट इज कॉल्ड फेडरल सिस्टम। तो यहाँ पर वही कंट्री करती है। सपोज यहाँ इंडिया बोलता है अपने बाकी 28 स्टेट्स को कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अपनी पावर्स दूंगा, ठीक है आप अपना देख लीजिए आपके स्टेट में क्या करना है, कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जहाँ पर आप लॉज बना सकते हैं खुद ही, तो आप टेंशन को लेने की जरूरत नहीं है। अब फेडरलिज्म हम कैसे बना सकते हैं, एक तो इसके दो टाइप्स है, एक है कमिंग टुगेदर एंड सेकंड वन है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर सिंपली मीन्स आप किसी के साथ मिल रहे हो, जैसे हम USA की एग्जांपल हम लेंगे, जब हम आपने पढ़ा होगा अमेरिकन सिविल वार, जब आपने पढ़ा होगा अमेरिकन वार ऑफ सिविल इंडिपेंडेंस जब हुआ था, ठीक है, या अमेरिकन रिवोल्यूशन जब आप पढ़ते हो कि 1775 ऑनवर्ड्स में जब हुआ था, तो वहां पर 13 कॉलोनीज थे जो ब्रिटेन की कॉलोनीज थे नॉर्थ अमेरिका में, तो वहां पर उनको हार्शली ट्रीट किया जाता था, तो उन्होंने ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ाई की, तो अमेरिकन रिवोल्यूशन किया इन 13 कॉलोनीज के। ये कॉलोनीज किन के थे, ये तो ब्रिटेन के ही थे, लेकिन कहाँ पर थे, नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ ये रिवोल्यूशन करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटेन, तो फिर वहां पर ये अपनी इंडिपेंडेंस अचीव करते हैं, मीन ये 13 कॉलोनीज अब ब्रिटेन के अंदर नहीं है, तो ये 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस मिलती है, ये 13 कॉलोनीज इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये 13 कॉलोनीज आपस में डिसाइड करते हैं कि हम अब हम क्या करेंगे, हम एक कंट्री बनाएंगे, हम एक कंट्री बनाएंगे, तो ये 13 स्टेट्स आपके मिल जाते हैं और आपका USA बनाते हैं। तो मीन्स यहाँ पर कमिंग टुगेदर आना, ये 13 कॉलोनीज एक साथ आए, ये 13 कॉलोनीज एक साथ आए मिलके और आपका USA बनाया, तो मीन्स यहाँ पर स्टेट्स ने आपकी कंट्री बनाई। किसने बनाया, स्टेट्स ने आपकी कंट्री बनाई, वो क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो USA ऐसे खुद ही नहीं बना, जैसे इंडिया खुद ही बना, उसके बाद उसने स्टेट्स को पावर्स दिए, तो यहाँ पर स्टेट्स ने खुद डिसाइड किया कि हमें कंट्री बनाएंगे। ये क्यों, मतलब हम क्यों बोलते हैं कमिंग टुगेदर क्यों होना है, इसका रीजन तो ये है कि टू इंक्रीज सिक्योरिटी, क्योंकि सपोज अगर अगर आप 13 ब्रदर्स हो या कुछ भी एग्जांपल हो, आप 5 भाई हो, अगर आप अलग अलग रहोगे तो आपको हारने के चांसेस ज्यादा है, आप उतने सिक्योर नहीं हो। मीन्स जहाँ पर आप 5 भाई हो, यहाँ पर एक भाई है, यहाँ पर एक भाई, यहाँ पर एक भाई, आप अलग अलग हो, तो आपको हर कोई हरा सकता है, आप उतने सिक्योर नहीं हो। आप क्या डिसाइड करोगे कि नहीं अब हम फिर से एक साथ आएंगे, तो आप फिर से मिल गए, तो आपने एक फैमिली बनाई, एक घर बनाया, अब आप यूनाइट हो, तो आपने क्या बनाया, USA। वैसे ही इन 13 स्टेट्स ने किया, 13 कॉलोनीज ने किया, जब इंडिपेंडेंट हुए तो उस बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि हम अलग अलग नहीं रहेंगे, हम एक कंट्री बनाएंगे, तो USA आपका ऐसे बन गया। तो कौन कौन सी स्टेट्स है जिन्होंने ऐसे कमिंग टुगेदर, जो मतलब यहाँ पर स्टेट्स ने कंट्री को बनाया, तो स्टेट्स ने अपने आपस में डिसाइड किया हम मिल लेंगे एक कंट्री बनाएंगे। तो एक तो आपका है USA, आप इसको ऐसे ही समझ सकते थे, देखो
USA तो एक कंट्री है, लेकिन यहाँ पर भी US, यहाँ पर क्या है ए, तो मीन्स एक तो USA है ही, दूसरा स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया, मीन्स यहाँ पर स्टेट्स आपस में मिले और आपकी एक कंट्री बनाई, एक फेडरेशन बनाया। और दूसरा टाइप क्या है, होल्डिंग टुगेदर, तो मीन्स जहाँ पर स्टेट्स आपस में नहीं मिलते, यहाँ पर एक यूनियन पहले से ही होता है, फिर यूनियन खुद डिसाइड करता है कि मैं कुछ पावर्स अपने स्टेट्स को भी दूंगा। तो मीन्स यहाँ पर एक कंट्री पहले से ही बनती है, फिर वो पावर को डिवाइड करती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, यहाँ पर सेंटर स्ट्रांग होता है। तो कमिंग टुगेदर में तो जो USA है उसमें जो सेंटर है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये सेंटर है उसको स्टेट्स ने बनाया है। ये सेंटर खुद पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, इसको स्टेट्स ने बनाया। तो मीन जो यूएसए में स्टेट्स है आजकल, वहां तो प्रेजेंटली आई थिंक 50 स्टेट्स है। तो मीन जो ये 50 स्टेट्स है तो ये अलग हो सकते हैं यूएसए से। अगर उनको कभी कुछ भी लगेगा कि हमें यूएसए अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, हमें पावर्स नहीं दे रहा है, तो वो स्टेट एग्जिस्ट कर सकती है, वो सिसीड कर सकती है, वो सेपरेट हो सकती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया को स्टेट्स ने नहीं बनाया। जो इंडिया एक पहले ही यूनियन था, तो फिर यूनियन ने उनको पावर्स दिया। तो मीन JNK है, ये ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं इंडियन यूनियन से अलग होऊंगा, या कल के कोई तमिलनाडु है, बेंगलोर है, गोवा है, तो वो अलग नहीं हो सकते। जैसे यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में जो स्टेट्स है वो आराम से अलग हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर स्टेट्स ने यूनियन को बनाया। लेकिन यहाँ पर इंडिया, बेल्जियम, स्पेन में यहाँ पर स्टेट्स ने यूनियन को नहीं बनाया। यहाँ पर यूनियन एक स्ट्रॉन्ग सेंटर पहले से ही था, फिर सेंटर ने उनको पावर्स दिए। तो कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पर होल्डिंग टुगेदर मीन जो यूनियन है वो अपने आपके स्टेट्स है, काउंसिल्स है, वो उनको होल्ड करता है। लाइक जो इंडिया है, तो वो इसके जो 28 स्टेट्स है, तो ये इनको होल्ड करता है। ये इनको बोलता है कि आप भी मेरे साथ हैं, कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको भी मैं पावर्स दूंगा। तो यहाँ पर एक यूनियन है, वो होल्ड करता है स्टेट्स को, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर क्या है कि जो 13 स्टेट्स है ये आ रहे हैं आपस में मिले, कमिंग टुगेदर, और आपका एक यूनियन बनाया। तो कमिंग टुगेदर में जो सेंटर है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन होल्डिंग टुगेदर में सेंटर ज्यादा स्ट्रांग होता है और स्टेट्स उतने स्ट्रांग नहीं होते। कमिंग टुगेदर में क्या होता है, उल्टा होता है, यूनियन सेंटर उतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन स्टेट्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब फ्यूचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है? सिंपली हमने एक पढ़ा, तो एक तो टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल स्टेट के बीच में होगा पावर डिवीजन, क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स होगा। ये क्लियर डिवीजन होगा कि मतलब मेंशन किया गया होगा कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से है, स्टेट लिस्ट में कौन कौन लॉज बना सकता है। जैसे यूनियन लिस्ट में होगा लाइक डिफेंस है आपका, स्पेस रिसर्च है, फॉरेन पॉलिसी है, तो वहां पर खाली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकता है, कानून बना सकता है। अब जो स्टेट है इसमें कुछ सब्जेक्ट्स है लाइक एग्रीकल्चर है या कोई और है, तो वहां पर खाली स्टेट उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग लॉज बना सकता है। अब कंकरेंट लिस्ट है, सपोज यहाँ पर आपका एजुकेशन आता है, तो मीन एजुकेशन के रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉज बना सकता है। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वहां पर सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा, वहां पर सेंटर का माना जाएगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा। तो मीन सुप्रीम कोर्ट जो डिस्प्यूट्स होंगे रिगार्डिंग द स्टेट सेंटर, तो वो कौन सॉल्व करेगा? आपकी जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट आपकी वो सॉल्व करेगा। और बाई कैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए, मीन यहाँ पर 2 हाउसेज होने चाहिए, एक तो लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा होना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप यहाँ स्टेट्स को पावर्स दे रहे हो, तो राज्यसभा आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लोकसभा रिप्रेजेंट करता है लोगों को, दैट इज कॉल्ड हाउस ऑफ पीपल, और राज्यसभा इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो मीन यहाँ पर स्टेट्स को रिप्रेजेंट कौन करेगा? राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल? व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल? देखिए हमने समझा फेडरल क्या है, फेडरलिज्म क्या है, कैसा गवर्नमेंट होता है फेडरलिज्म, बट कौन कौन से फीचर्स बनाए थे आपकी कंट्री को फेडरल? ठीक है, कौन कौन से फीचर्स हैं? देखो, एक तो हमें ये देखना है कि क्या हमारी कंट्री में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, क्या वहां पर यूनियन और सेंटर के पास पावर्स है अलग अलग? हाँ बिल्कुल है। तो ये चीज क्या बनाती है हमारे कंट्री को फेडरल? क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? बिल्कुल है। क्या क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स है? क्लियर डिवीजन ऑफ पावर सिंपली मीन्स वहां पर ये मेंशन क्लियर है कि हाँ सेंटर कहाँ पे लॉज बना सकता है, स्टेट कहाँ पे लॉज बना सकता है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स है जहां पर दोनों लॉज बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल क्लियर है, ये तो क्लियर मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वहां पर कितनी लिस्टें है? 3 लिस्टें है। जो यूनियन लिस्ट है वहां पर खाली सेंटर लॉ बनाएगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं जहां पर खाली आपका सेंटर लॉज बनाएगा? एक तो डिफेंस है, डिफेंस के रिगार्डिंग कुछ भी करना होगा तो वहां पर स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता, वहां पर खाली सेंटर आपके लॉज बनाएगा। अगर आर्मी के रिगार्डिंग कुछ भी करना है, वार करना है, या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कोई मिसाइल बनाना है, वार करना है, तो वहां पर सेंटर आपके लॉज बनाएगा। स्पेस, अगर आपको
सपोज चंद्रयान लॉन्च करना है, कोई भी मिशन आपको स्पेस में भेजना है, तो वहां पर वो डिसाइड करेगा उसके रिगार्डिंग कौन कानून बनाएगा, कौन लॉज बनाएगा, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। और जो फॉरेन अफेयर्स रिगार्डिंग फॉरेन रिलेशनशिप इंटरनेशनल में जो भी आपको करना होगा, तो वो वहां पर आपका सेंटर गवर्नमेंट लॉज बनाएगा। अब स्टेट लिस्ट है, मीन्स वहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स है जहां पर खाली आपके स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकता है। तो किसी स्टेट का अपना पुलिस है, यहाँ पर यूटीज की बात नहीं, क्योंकि जो यूटी का पुलिस होता है लाइक JNK का, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। लेकिन यहाँ पर हम स्टेट्स की बात करेंगे, जो भी स्टेट का पुलिस था लाइक गोवा का है, महाराष्ट्र का, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट उस पुलिस के रिगार्डिंग लॉज बनाएगा। एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कुछ करना होगा तो वो स्टेट अपना खुद देखेंगे, उसके रिगार्डिंग खुद लॉज बनाएगी। और जो भी लोकल गवर्नमेंट होगा लाइक ग्राम पंचायत म्यूनसिपैलिटीज होगा, वहां पर उस स्टेट की गवर्नमेंट उनके रिगार्डिंग लॉज बनाएगा। अब कंकरेंट लिस्ट क्या है? कंकरेंट लिस्ट वो सब्जेक्ट्स है जहां पर दोनों लॉज बना सकते हैं, एक तो यूनियन गवर्नमेंट भी, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट भी। मींस एजुकेशन है, एजुकेशन रिगार्डिंग मैरिज के रिगार्डिंग अगर कोई कानून बनाया तो वहां पर दोनों बना सकते हैं। और फॉरेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी लॉ बनाना है, कानून बनाना है, तो वहां पर दोनों लॉ बना सकते हैं। और क्या है, हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि कोई भी डिस्प्यूट होता है लाइक प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ हुआ, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ हुआ, सेंटर स्टेट में वार होता है, तो वहां पर आपका सुप्रीम कोर्ट आता है उनको सॉल्व करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो राज्यसभा के है हमारे कंट्री में, यहाँ बिल्कुल है, एग्जिस्ट करता है। और क्या है, फाइनेंस शेयरिंग, तो ये तो फिक्स होना चाहिए कि हम फाइनेंस कमीशन बनते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। फाइनेंस कमीशन आता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है आपका, वो ये क्लियर करता है कि सेंटर के पावर्स कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ सेंटर टैक्स कलेक्ट करेगा, स्टेट कहाँ कहाँ टैक्स कलेक्ट करेगा, और सेंटर कैसे जो मनी है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्टेट्स में। तो मैंने सब कुछ ये फिक्स है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो जब इतने सारे फ्यूचर्स है, तो यही आपके फ्यूचर्स बनाए थे आपके इंडिया को फेडरल कंट्री। दैट इज व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। क्योंकि हाँ, जितने जितने भी हमने पढ़ा बिल्कुल ही आपके इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज व्हाई वी से दीज फ्यूचर्स मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री। नाउ हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन। और आपके जो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स थे, कहाँ गया वो? एक तो यूनियन लिस्ट था, स्टेट लिस्ट था, कंकरेंट लिस्ट था। अब एक सब्जेक्ट है जिनको हम बोलते हैं रेसिडुअरी, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स जिन पे आपका कानून बनाने का हक खाली किसको दिया गया है? वो है सेंट्रल गवर्नमेंट को। मीन जहां पर स्टेट गवर्नमेंट बना नहीं सकती। ना व्हाट इज रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स? रेसिडुअरी सब्जेक्ट सिंपली मीन जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, मीन 26 नवंबर 1949 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया। इस दिन खाली कॉन्स्टिट्यूशन बना, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 जनवरी 1950 हम 26 जनवरी हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। तो इस दिन से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया ऑन ग्राउंड लेवल पे। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो भी कुछ नया सब्जेक्ट आया, जो भी नया आया आपकी कंट्री में, तो उसके रिगार्डिंग वो कौन लॉज बनाएगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ऑलरेडी मेंशन किया था ये सब चीजें। लेकिन अब जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आए कुछ सब्जेक्ट्स आए, तो वहां पर कौन लॉज बना सकता है? तो वहां पर आपका सेंटर लॉज बना सकता है रिगार्डिंग लाइक कंप्यूटर साइंस नहीं था इससे पहले, IT नहीं था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं था। अब इसके रिगार्डिंग खाली कौन लॉज बना सकता है? वो आपका सेंटर गवर्नमेंट भी है। लाइक आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो आजकल फास्ट कंप्यूटर्स आते हैं, IT सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, तो इनके रिगार्डिंग कौन लॉज बनाएगा? वो आपका सेंटर गवर्नमेंट है। ये आपको याद रखना। नाउ हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। हम फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस करते हैं इंडिया में? हमने 3 लिस्ट्स आपको क्लियर है कि कैसे कैसे किसी गवर्नमेंट को रूल्स अपने पता है कि मेरा लॉज बनाना कहाँ है, फिक्स है सारा कुछ। फाइनेंस कमीशन आपने पढ़ा कि कैसे कैसे टैक्स शेयर होंगे, मनी डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो सेंटर स्टेट को देता है कभी कुछ बिना टैक्सेस के वगैरह पैसे, उसको बोलते हैं ग्रांट्स। ग्रांट देना किसी स्टेट को मीन्स कुछ पैसे देना, ये टैक्सेस का नहीं होता है। इसमें आपके जो बुक्स में है वो लिखा है कि एक तो लिंग्विस्टिक स्टेटस है, दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी, तीसरा है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। लिंग्विस्टिक स्टेटस सिंपली ये है कि जब हम आज़ाद हुए थे, तो उसके बाद कुछ इश्यूज हुए थे हमारे कंट्री में रिगार्डिंग लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो बहुत सारे स्टेट्स डिमांड कर रहे थे कि आप स्टेटस बनाओ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। सपोज अगर कोई पंजाबी बोलता है तो उसको आप पंजाब एक स्टेट बनाओ, कोई मराठी बोलता है उसको महाराष्ट्र बनाओ, कोई बंगाली बोलता है उसको आप बंगाल बनाओ। तो हमने ऐसे जो हमारी पहली जो स्टेट थी तेलुगु बोलेंगे, हमने पहली स्टेट ऐसी बनाई थी, वो आपकी हैदराबाद थी। लेकिन हमने पहले सोचा था कि शायद इससे कुछ इश्यूज होंगे, इससे हमारे जो स्टेट में है हमें ये कुछ प्रॉब्लम्स लीड करेगा। लेकिन इसकी वजह से हमें क्या हुआ, एक्चुअली हम यूनाइट रहे कंट्री में, क्योंकि इसने हमारे स्टेट्स को मैनेज किया इजीली से। हमें पहले लगा था अगर हम हर किसी लैंग्वेज को एक स्टेट देंगे तो ये मे बी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा हुआ। तो
हमने स्टेट्स को पावर दिया है कि चलो ठीक है, आपके कंट्री में, आपके स्टेट में मराठी बोली जाती है, आप महाराष्ट्र स्टेट बनाओ। तो मीन्स हमने यहाँ ऐसे हमने फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया इंडिया में। हमने स्टेट्स को पावर दिया, आप ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेजेस ठीक है आप अपनी स्टेट बना सकते हो। दूसरा क्या है, हमने लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी सिंपली मीन्स हमारी कंट्री में जो हमारा इंडिया है, यहाँ पर कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नेशनल लैंग्वेज हमारे इंडिया में कोई नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को डिक्लेयर नहीं किया है कि ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है। बट हाँ, हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी, लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारी कंट्री में। हमने 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल में रखा है। मीन्स ये 22 लैंग्वेजेस हमारी क्या है, ये एग्जिस्ट करते हैं। जो ये इक्वल सब है, इसमें जो भी लैंग्वेज, कश्मीरी भी है, संस्कृत भी है, तमिल भी है, हिंदी भी है, तो ये इनकी जो रेस्पेक्ट है वो हर किसी लैंग्वेज को इक्वल है। तो ऐसे हमने क्या किया, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया। हमने हर एक लैंग्वेज को पावर्स दिए कि ये नहीं, कोई ये लैंग्वेज वाला ना समझे लाइक संस्कृत कोई बोलता है, अगर हम इसको ऑप्शनल लैंग्वेज बनाते, अगर हम इसको नेशनल लैंग्वेज बनाते हो, मे बी इसको लगता है कि हम डोमिनेट है, बाकी जो लैंग्वेज बोलने वाले थे उनको लगता कि हम माइनॉरिटीज हैं, हमें इग्नोर किया जा रहा है। तो इसलिए हमने ऐसे ऐसे फेडरलिज्म आपकी कंट्री में प्रैक्टिस किया है। और सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में आपका फिर बुक में ये लिखा गया कि आपको पता है कि 1990s में खाली आपका कांग्रेस था, कांग्रेस की गवर्नमेंट चलती थी आज़ादी तक। आज़ादी के बाद 1990 तक आपका क्या था, खाली इंटरनेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट चलती थी। तो फिर अगर किसी और स्टेट में अगर कोई और पार्टी आती थी, सपोज अगर वो कांग्रेस की पार्टी थी उस स्टेट में भी, तो उनको कोई टेंशन नहीं था। बट अगर कोई और पार्टी आती थी गवर्नमेंट में किसी स्टेट में, लाइक जनता दल पार्टी थी या बीजेपी की वगैरह कोई पार्टी, अगर सेंटर में तो आपका आईएनसी ही था, इंटरनेशनल कांग्रेस ही रूल कर रही थी। लेकिन अगर आप किसी स्टेट में कोई और पार्टी जीती थी तो उसको बहुत सारे मुश्किल फेस करने पड़ते थे, क्योंकि वो तो कांग्रेस की पार्टी है ही नहीं। तो बट 1990s में ऑनवर्ड्स क्या कंसेप्ट आया, आपका कोalition गवर्नमेंट। अब जो कांग्रेस थी इसने भी हारा। फिर क्या हुआ, बहुत सारी पार्टीज ने अपने अपने आप में अलायंस किया। जब कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती है तो फिर वहाँ किसी एक पार्टी को दूसरी पार्टी मदद करने आती है और वहाँ पर कोalition करते हैं, आपस में मिलते हैं और एक गवर्नमेंट बनाते हैं। तो हमने ऐसे ही आपके इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया है। और ना व्हाट्स लास्ट टॉपिक आपके में क्या है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इट सिंपली मीन्स, what do you mean by decentralization? It simply means when power is taken from center and state government. When power is taken from center and state government and it is given to the local government. Means the power दे रहे हो local bodies को, जो भी लोकल गवर्नमेंट है, लाइक ग्राम पंचायत है, म्यूनसिपैलिटीज है, आप उनको पावर्स दे रहे हो। आप पावर को डिसेंट्रलाइज कर रहे हो। आप ग्रास रूट लेवल पे पावर्स दे रहे हो। मीन जो ग्राम पंचायत है वो तो एक छोटे लेवल पे है ग्राम पंचायत, आप उनको भी पावर्स दे रहे हो। दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इसका अपोजिट क्या है, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन सिंपली मीन खाली एक के पास पावर है, लाइक सेंटर के पास पावर है। इसका अपोजिट क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। आप पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो लोकल बॉडीज में। क्योंकि इसका फायदा क्या है कि हमने क्यों बोला कि डिसेंट्रलाइजेशन करना जरूरी है। एक तो यह है कि हमारे विलेज में बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को कभी पता भी ना चलेगा ना, तो उसकी उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। लाइक किसी विलेज में रोड का इशू है, ट्यूबवेल का इशू है, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी उतना पता होगा। उसको टाइम कहाँ मिलेगा उतना, फिर वो एक विलेज में जाएगा, उनका मसला हल करेगा। तो इसलिए हमने सोचा कि जो लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर हम लोकल लेवल पे ही पावर्स देंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आने की वहाँ जरूरत नहीं है, ना तो स्टेट गवर्नमेंट को आने की वहाँ जरूरत है। तो वहां पर वो लोकल गवर्नमेंट जो भी होगा, ग्राम पंचायत, वो उसका खुद देखेगी अपना लोकल इशू जो भी होगा उसका। क्योंकि locals know better their problems and they know where to spend the money and manage things efficiently. उनको पता है कि हमें कैसे करना है, प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ है लोकल लेवल पे। तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में जो भी होगा उसको, लाइक जो भी चीफ मिनिस्टर है उसको कहाँ पता होगा। एक छोटा सा विलेज, सपोज हमारा है विलेज हुसनपुरा बाग, तो उसको कहाँ पता होगा, उतनी फुर्सत कहाँ है, तो वो आएगा हमारे विलेज में देखने आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो अगर हम अपने ही विलेज में, अपने ही गाँव में एक गवर्नमेंट बनाएंगे, लोकल गवर्नमेंट बनाएंगे, तो वो खुद देखेंगी उस विलेज की चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को, और फिर उनको ठीक से भी सॉल्व करेगा। अब ये हमने कब किया, 92 ऑनवर्ड्स हमने क्या किया, हमने बोला हम लोकल गवर्नमेंट पे पावर्स देंगे। लाइक हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, हमने 73 अमेंडमेंट लाया, 74 अमेंडमेंट लाया। 73 में हमने ये बोला कि जो भी रूलर है, मतलब जो भी विलेजेस है, वहां पर आप पंचायती राज बनाओगे, जो विलेजेस का देखिए। 74 अमेंडमेंट मीन्स चेंज करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये 74th चेंज आई, तो उसमें हमने बोला जो अर्बन गवर्नमेंट, लाइक जो सिटीज है, तो वहां पर हम म्यूनसिपैलिटीज बनाएंगे। पंचायत राज विलेजेस में चलेगा, म्यूनसिपैलिटीज आपके अर्बन में चलेगा। पहले आप ये याद रखना, जो विलेजेस में गवर्नमेंट होती है, जो विलेज में गवर्नमेंट होती है उसको हम बोलते हैं पंचायत। जो टाउन्स में होती है, मतलब जो उतनी सिटी बड़ी नहीं होती लेकिन टाउन होता है, लाइक बेजबारा एक टाउन है, तो वहां पर म्यूनसिपैलिटीज होगी। अब जो बिग सिटीज होंगी, लाइक श्रीनगर है, अनंतनाग है, तो वहां पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा।
तो विलेजेस में क्या होगा, पंचायत होगा। तो टाउन्स में क्या होगा, म्यूनसिपैलिटीज होगा, मीन एमपी होगा म्यूनसिपैलिटीज। अब जो सिटीज होंगे, बिग सिटीज, तो वहां पर क्या होगा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होंगे। जो इनका हेड होगा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जिसका हेड होगा उसको हम बोलते हैं मेयर, MAYOR, उसको हम बोलते हैं मेयर। और जो टाउन का हेड होता है उसको हम बोलते हैं चेयरपर्सन। ये आप याद रखना, जिसको इसको हम बोलते हैं पंच, ठीक है। जो विलेज में होता है उसको हम बोलते हैं पंच। स्ट्रक्चर इसका यही है, ग्राम पंचायत छोटे लेवल पे होता है, फिर मीन्स ये विलेज पे होगा, विलेज पंच, ग्राम पंचायत विलेज में होगा, ब्लॉक समिति तहसील का होगा, और जिला परिषद कहाँ होगा, डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट होता है। तो ऐसी डिवीजन है। तो नीचे क्या होगा, ग्राम पंचायत विलेज में, उसके बड़ा जो होता है तहसील है, वहां पर ब्लॉक समिति होगा। अब जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर कौन सा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होगा, जिला परिषद। अब जो ये तो रूरल में है, अब जो अर्बन है, जो मतलब बाजार है, जो बाजार सिटीज के टाइप पे थे, इसमें एक तो जहां पर रूरल अर्बन ट्रांजिशन होगा, जहां पर रूरल भी कुछ होगी, अर्बन भी होगी कुछ, तो वहां पर हम बनाएंगे नगर पंचायत, मीन्स गवर्नमेंट। अब जो टाउन होगा वहां पर म्यूनसिपैलिटीज बनेगी। अब जो बिग सिटी होगी वहां पर क्या होगा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये क्या है, सब ये गवर्नमेंट्स के नाम है। मतलब तहसील में कौन सा गवर्नमेंट होता है, ब्लॉक समिति। विलेज में कौन सा गवर्नमेंट होता है, ग्राम पंचायत। डिस्ट्रिक्ट में कौन सा गवर्नमेंट होता है, जिला परिषद। अब जहाँ ट्रांजिशन होगा, जहाँ कुछ रूरल भी होंगे, अर्बन भी होंगे, वहां कौन सा गवर्नमेंट होगा, नगर पंचायत। अब जहाँ टाउन होगा तो वहां पर कौन सी गवर्नमेंट होगी, म्यूनसिपैलिटी की गवर्नमेंट होगी। अब जहाँ बिग सिटी होगी वहां पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा। तो इनकी फीचर्स क्या है, लोकल गवर्नमेंट के फीचर्स क्या है। एक तो रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, क्योंकि अगर आप रेगुलर इलेक्शंस नहीं कराओगे आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, तो गवर्नमेंट बनाने का फायदा क्या है। तो क्या ही फायदा पावर्स देने को इन लोकल गवर्नमेंट्स में, अगर आप आफ्टर एवरी 5 ईयर्स यहाँ पर इलेक्शंस नहीं होंगे। तभी हम देखेंगे कि अगर कोई लीडर हमने आज चुना, अगर वो अच्छे से उस विलेज को नहीं चला रहा है, तो हम उसको अगले इलेक्शंस में चेंज करेंगे। तो ये फायदा है इलेक्शंस कराने का। और ये क्या है, रिजर्वेशन होनी चाहिए SC ST, ताकि इनकी रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए आपके गवर्नमेंट में। वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन रखी है, 1/3 वुमेन्स होंगे आपके लोकल गवर्नमेंट्स में, लाइक पंचायत। इसमें सीट्स कितनी है वुमेन्स के लिए, 1/3। 1/3 से अगर सिंपली सिंपली मीन्स अगर आपके ग्राम पंचायत में 10 मेंबर्स हैं, तो मीन्स 3.33 होंगे आपके वुमेन्स उसमें। तो इनके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स बनाए गए। मीन जो 11th सब्जेक्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो डील करता है ग्राम पंचायत से। और जो 12th शेड्यूल है, ये क्या है अलग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है। हाँ, 12 शेड्यूल है आपके टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में। शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, 448। पार्ट्स कितने हैं, 25, और शेड्यूल्स कितने हैं, 12। तो मीन्स ये लास्ट 2 शेड्यूल्स है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 11th किससे डील करता है, ग्राम पंचायत से, मीन्स रूरल गवर्नमेंट से। जो 12th शेड्यूल है ये आपके अर्बन गवर्नमेंट से डील करता है, मीन्स म्यूनसिपैलिटी से। तो लोकल टैक्सेस ये इसके लिए कौन इलेक्शंस कराता है, जो ये ग्राम पंचायत म्यूनसिपैलिटी हो, इसके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, वही इसके इलेक्शंस कराता है आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। अब समरी क्या है चैप्टर की, फेडरलिज्म सिंपली मीन्स क्या है, जहां पर पावर डिवीजन होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ओके डन। इंडिया इज फेडरल। कैसे इंडिया फेडरल है, बिकॉज इंडिया के पास 2 लेवल गवर्नमेंट है, हाँ है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ बिल्कुल है। डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर स्टेट, हाँ बिल्कुल है। लोकल गवर्नमेंट तक भी पावर डिवीजन है, लाइक ग्राम पंचायत, अर्बन गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कोड से, हाँ जुडिशरी हर कोई डिस्प्यूट सॉल्व करती है। एंड फाइनेंस शेयरिंग भी फिक्स है। तो कैसे स्टेट कहाँ कहाँ टैक्स कलेक्ट करेगी, सेंटर कहाँ कहाँ टैक्स कलेक्ट करेगी, तो कहाँ कहाँ सेंटर प्रोवाइड करेगा टैक्सेस किसको, स्टेट को। तो हम यूनिटरी कहाँ है, तो यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा इंडिया इज फेडरल। हम फेडरल है क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा। अब हम यूनिटरी क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक ही गवर्नमेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है किसी भी स्टेट में। मीनस अगर JNK में अभी सपोज यहाँ पर जो अभी गवर्नमेंट है वो फेलियर हुई, CM को रिमूव किया गया, तो अब यहाँ तो CM नहीं है। अगर दूसरा कोई CM नहीं आता है, तो मीनस अब ये डायरेक्ट किसके अंदर जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जाएगा। तो इंडिया कौन सी फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, दैट इज होल्डिंग टुगेदर। मीनस स्टेट्स ने खुद इंडिया को नहीं बनाया, इंडिया ने होल्ड किया है बाकी स्टेट्स को, ठीक है। इंडिया होल्ड, जो हमारा इंडियन यूनियन है वो होल्ड करता है आपके बाकी स्टेट्स को, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर। हम कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस करते हैं, हमने पढ़ा लिंग्विस्टिक स्टेटस। हमने बोला कि ठीक है आप अपनी लैंग्वेज पे अपनी अपनी स्टेट बनाओ, और वो अच्छा साबित हुआ, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए। जैसे हमने देखा श्रीलंका में कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। अगर हमने भी वहां पर पावर डिवाइड किया होता है, सिनेहलिस को बोलता है कि ठीक है आप अपना गवर्नमेंट अलग बनाओ, अपनी स्टेट अलग बनाओ। तो श्रीलंका में जो तमिल बोल है उनको बोला होता है कि आप अपनी गवर्नमेंट अलग बनाओ, लेकिन हमने वहां ये नहीं किया, तो वहां पर हमें इसीलिए प्रॉब्लम्स देखने को पड़ेंगे। तो बेल्जियम में हमने क्या किया, डच वालों को बोला आप डच के लिए, डच लैंग्वेज के लिए आप अपनी अलग गवर्नमेंट बनाओ, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। फ्रेंच लोगों को बोला कि आप अपनी लैंग्वेज के लिए अलग गवर्नमेंट बनाओ, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो वहां पर
हमने जब पावर शेयर किया तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए, श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और सिविल वार हुआ। तो फिर हमने पढ़ा डिसेंट्रलाइजेशन सिंपली क्या है, पंचायत के पास पावर दिए गए, लोकल बॉडीज को पावर दिए गए, म्यूनसिपैलिटीज को पावर दिए गए जो आपके सिटीज में है, टाउन्स में है, ठीक है। तो फिर हमने पहले स्टार्टिंग में ही ये पढ़ा कि वाई वी कॉल्ड इंडिया इज हैविंग क्वाजी फेडरल बाय केजी वेयर। हम क्यों बोल रहे हैं इंडिया ना तो कंप्लीटली फेडरल है ना तो कंप्लीटली क्या है, यूनिटरी है। हम क्या है, क्वाजी फेडरल है, क्योंकि जब नॉर्मल टाइम होता है किसी स्टेट को तो उस टाइम हम फेडरल होते हैं, हम फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं। लाइक तमिलनाडु, अगर जो भी स्टेट है तो उसकी जो कंडीशन है वो नॉर्मल टाइम चल रहा है, हर कुछ गवर्नमेंट सब कुछ ठीक चल रहा है, हालात भी ठीक है, तो वहां पर उस टाइम तमिलनाडु होगा, वो उस अपने स्टेट का पुलिस का खुद देखेगा, एग्रीकल्चर का खुद देखेगा, एजुकेशन पॉलिसी का खुद देखेगा। बट अगर तमिलनाडु में सिचुएशन बिगड़ गई, हालत खराब हुए, इमरजेंसी आई तमिलनाडु में, तो वहां पर उस टाइम हम इंडिया कौन सा बिहेव करता है, यूनिटरी गवर्नमेंट फॉलो करता है। तो अब जो लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ तमिलनाडु में, तो अब सेंटर क्या करेगा, प्रेसिडेंट रूल लगाएगा उस स्टेट में, यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करेगा अब तमिलनाडु को। सो इंडिया इज क्वासी फेडरल बिकॉज इट इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। जो हमारा स्ट्रक्चर है वो फेडरल है, सेंटर प्लस स्टेट्स के पास पावर डिवाइड है, बट हैज यूनिटरी टिल्ट। हम ज्यादा किसकी तरफ झुके हैं, सेंटर की तरफ, क्योंकि सेंटर हमारे यहाँ इंडिया में स्ट्रांग है, क्योंकि रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सब्जेक्ट्स है उनके रिगार्डिंग कौन लॉज बना सकता है, दैट इज सेंटर। और जब किसी स्टेट की हालत खराब होती है, लॉ एंड ऑर्डर फेल होता है, तो वहां पर भी, तो ग्राम सभा सिंपली मीन्स जो भी 18 प्लस होते हैं आपके स्टेट में, आपके विलेज में, उनको हम बोलते हैं ग्राम सभा, वो बनाते हैं। ग्राम पंचायत सिंपली होता है आपका गवर्नमेंट होता है, तो ये आपका पार्लियामेंट होता है। ग्राम सभा सपोज आपके विलेज का पार्लियामेंट होता है, जहाँ पर 18 प्लस जितने भी लोग होते हैं वो मीटिंग करते हैं रिगार्डिंग, वो बोलते हैं कि इनको ग्राम पंचायत, इसको ग्राम पंचायत सिंपली आपके विलेज का गवर्नमेंट होता है जो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लेकिन जो ये लोग होते हैं ये ग्राम पंचायत इसको बनाते हैं, तो दैट सिंपली मीन्स ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।